Students, today we shall start subject history lecture 1. Today our topic is the rise of nationalism in Europe. Then subtopic the French Revolution and the idea of nation. तो सबसे पहले इसमें जो शब्द है नेशनलिज्म उसके बारे में थोड़ी सी उसकी व्याख्या कर दी जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म एक इमोशन है, एक भावना है जिसके तहत किसी भी कंट्री के सिटीजन ये फील करते हैं कि उनके एक जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट हैं। वो सब महसूस करते हैं कि उनका साझा हित है, कोई उनके अंतर्गत कोई जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं है। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी ओरिजिन हुई, हाउ इट इज ओरिजिनेटेड, ये हमें देखना है। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये उससे सीधा संबंधित है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही वो चीज है जहां से आइडिया ऑफ नेशन निकल करके सामने आया। तो अब देखते हैं कि वो कैसे निकला आइडिया ऑफ नेशन। तो जो रिवॉल्यूशनरी थे उन लोगों ने क्या किया, क्रांति के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद एक सरकार गठित उन्होंने की और सबसे पहले उन्होंने एक आइडिया दिया, द आइडिया ऑफ ला पैट्रे। ला पैट्रे का मतलब फादरलैंड, ला पैट्रे का मतलब फादरलैंड। फादरलैंड की अवधारणा इसको हिंदी में हम कह सकते हैं पितृभूमि। जैसे हमारे देश में अपने देश को या जन्मभूमि को मातृभूमि कहा जाता है, हम लोग मदरलैंड की अवधारणा रखते हैं, वैसे ही वहां से कौन सी अवधारणा निकल करके आई, फादरलैंड। फादरलैंड का मतलब कि सभी लोग एक ही देश के निवासी हैं, देश सभी नागरिकों का फादर है, पिता है, सब लोगों का जन्म उसी में से होता है, उसी में वे लोग मरते हैं, विलीन होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर जो आया उसको हम बोलते हैं ले सीटोयन। दोनों फ्रेंच शब्द हैं, ला पैट्रे या ले सीटोयन। ले सीटोयन का अर्थ होता है द सिटीजन। सिटीजन मतलब नागरिक। पूरी फ्रांसीसी जनता थी वो उनके अंतर्गत नागरिकता की भावना लाने के लिए प्रयास किए गए और कहा गया कि सभी निवासी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, वो एक ही कंट्री के सिटीजन हैं। तो सबसे पहले ये दो कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आए, ला पैट्रे, ला सीटोयन। थोड़ा फ्रांसीसी शब्द है, टेढ़े हैं, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन है फादरलैंड एंड द सिटीजन। अब देखिए दूसरी चीज उन्होंने क्या की, तो इसके माध्यम से पहली जो चीज है, इसके माध्यम से ये हुआ कि सब लोग ये फील करने लगे कि वो एक ही देश के नागरिक हैं। दूसरा, ए न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस्ड। एक जो है पहले जो राजा का एक झंडा हुआ करता था, राजा का फ्लैग हुआ करता था, उसको हटा दिया गया और एक ट्राई कलर फ्लैग पूरे देश के लिए निर्धारित किया गया। जैसे अपने यहाँ ट्राई कलर है, तो फ्रांस का जो ट्राई कलर है उसमें मुख्यतः 3 कलर थे, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ब्लू, व्हाइट एंड रेड, 3 कलर थे उसमें। तो एक झंडा होने की वजह से लोगों के अंदर जो है एकता की भावना आई, यूनिटी की भावना आई। अगला स्टेप उन्होंने क्या लिया, नेशनल असेंबली। जैसे आपको मालूम होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि फ्रांस में एक स्टेटस जनरल हुआ करती थी, स्टेटस जनरल। वही स्टेटस जनरल अब किस में बदल गई, नेशनल असेंबली में बदल गई। नेशनल असेंबली इलेक्टेड हुआ करती थी। इसमें जो इलेक्शन हुआ था वो एक तरह से यूनिवर्सल नहीं था जैसे आज है। उस समय लोगों को कुछ संपत्ति संबंधी योग्यताओं के आधार पर उस समय मताधिकार दिया गया था, सीमित अर्थों में लोग अपने प्रतिनिधि असेंबली में भेज सकते थे। तो एक ये भी हुआ कि पूरे देश के लिए एक असेंबली हो गई। अगली चीज क्या हुई, न्यू नेशनल एंथम इज एडॉप्टेड कर दिया गया। उस समय कर देते हैं वो लोग, नया नेशनल एंथम स्वीकार करते हैं। जैसे अपना देश जब आजाद हुआ तो राष्ट्रगान के रूप में जो है स्वीकार किया गया किसको, जनगण मन को। उसी तरह से उन लोगों ने एक नया नेशनल एंथम स्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
लॉन्च कर दिया गया। जैसे पहले क्या था कि फ्रांस में छोटे छोटे कई सारे राज्य थे और उसमें भी कई डिस्ट्रिक्टों में उनका विभाजन किया गया था। सब जगह अलग अलग प्रकार की शासन प्रणाली थी, अलग अलग कानून प्रचलित थे, कोई नहीं जान पाता था कौन सा कानून कहाँ पे लागू होगा। तो सबसे पहला कार्य उन्होंने ये किया कि उन सबको हटा करके पूरे देश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया और सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ लागू किया गया। यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर दिया गया। सभी लोग जो है कानून के समक्ष सभी बराबर थे, ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। उसके बाद क्या किया गया, जो अगला जो स्टेप लिया गया वो था इकोनॉमिक से संबंधित। तो कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। जैसे क्या था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान भेजा जाता था, वस्तुएं भेजी जाती थी, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। जैसे चुंगी लिया जाता है तो वैसे उसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो उससे जो बिजनेस प्रभावित होता था, तो ये कर दिया गया कि अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और एक हिस्से से माल दूसरे हिस्से में बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भेजा जा सकेगा। तो एक तो स्टेप ये ले लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर सिस्टम लागू कर दिया गया। जैसे पहले हर राज्यों में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह की नाप तौल की प्रणाली प्रचलन में थी, तो इससे बहुत बड़ी बाधा आती थी। तो इसके लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया कि एक जैसे वजन नाप तौल की प्रणाली उन्होंने लागू कर दी। जैसे आज लागू है, अपने देश में भी है, पहले बहुत सारे प्रणालियां प्रचलित थी। फिर उसके बाद वन नेशनल लैंग्वेज। उस समय फ्रांस में कई सारी लोकल भाषाएं थी, सब लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, कोई अपनी भाषा को अच्छा मानता था, कोई अपनी भाषा को मानता था। इससे लोगों में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा था। तो उसके लिए क्या किया गया कि फ्रेंच भाषा को नेशनल लैंग्वेज स्वीकार कर दिया गया। सेम एज जैसे अपने यहाँ हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसके द्वारा भी लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की भावना उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद क्या किया गया, एक्सटेंशन ऑफ नेशनलिज्म इन अदर कंट्री ऑफ यूरोप। जो क्रांतिकारी थे वो उतने से ही संतुष्ट नहीं थे कि फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हो गया और एक राष्ट्र बन गया फ्रांस। उनका ये मानना था कि पूरे यूरोप में इसको फैलना चाहिए, इस भावना को पूरे यूरोप में फैलना चाहिए। तो क्या किया कि जो फ्रेंच आर्मी थी वो कई देशों में उसने हमला किया, जैसे जैसे स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और भी तमाम जो कंट्री हैं वहां पे वो गए लोग और जा करके वहां के क्रांतिकारियों को उन्होंने मदद की और वहां पे भी उन लोगों ने नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना उन लोगों ने करवाई। तो ये चीज हुआ कि एक्सटेंशन ऑफ नेशनलिज्म इन अदर कंट्री ऑफ यूरोप। अब देखिए यहाँ तक का इतिहास तो क्रांतिकारियों का इतिहास है। तो इसको पहले वैसे देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस में क्या था, मोनार्की थी। मोनार्की थी सबसे पहले। उसके बाद क्या आया, डेमोक्रेसी आई। उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली कायम की। उसके बाद आते हैं हम नेपोलियन कोड पर। नेपोलियन कोड में सबसे पहला जो शब्द है नेपोलियन, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि नेपोलियन यूरोप का फ्रांस का एक तानाशाह था। सबसे पहले वो डेमोक्रेटिक तरीके से वहां का प्रधानमंत्री इलेक्टेड हुआ। उसके बाद धीरे धीरे नेपोलियन ने क्या किया कि सारी शक्तियां उसने अपने हाथ में केंद्रित कर ली और उसके बाद उसने एक नेपोलियन कोड लागू किया। अब नेपोलियन कैसे तानाशाह बना वो आपके चैप्टर से बाहर की चीज है। पहले हम इतना ही जानते हैं कि उसने जब सत्ता अपनी स्थापित कर दी तो उसके बाद उसने एक कानूनों की एक संहिता, कोड मतलब होता है संहिता, कानूनों की एक संहिता प्रकाशित करवाई 1804 ईस्वी में। ये समस्या तभी से आ रही थी क्योंकि फ्रांस में पहले भी मैंने बताया कि फ्रांस में अलग अलग तरह के कानून प्रचलन में थे, तो उससे बहुत बड़ी बाधा आ रही थी प्रशासनिक कार्यों में। तो इसके लिए नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन कोड नामक एक संहिता बनवाई और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि जो फ्रांस में जो फ्यूडल सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम जैसे पहले में बताए थे कि राजा होता था, राजा का दिन छोटे मोटे बहुत सारे अधिकारी होते थे, उनको जमीन दान में दी जाती थी और अपने अधीन में बहुत सारे गुलाम रखते थे। जनता एक तरह से गुलामों की स्थिति में थी, गुलामी की स्थिति में थी। तो सबसे पहला काम उसने किया कि उसको एबॉलिश कर दिया, ये उसका एक अच्छा कदम था। दूसरा काम क्या किया कि एक जैसा कानून लागू किया, और लागू करके पूरे फ्रांस में जो है राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं।
यहीं से हम अगले लेक्चर में हम यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की चीजें आपको बताई जाएंगी।